ओके, तो 755 या 56 के अंदर जेम्स वॉट एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने पहला स्टीम इंजन डेवलप किया था। उससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंसान ने जब आग का इस्तेमाल सीखा था, उसको पता था, लेकिन आग के लिए आग पैदा करने के लिए उसके पास कोई और सोर्स नहीं था। द ओनली सोर्स अवेलेबल जो इंसानों के पास, किसी का माइक खुला हुआ है, जो वाहिद सोर्स था इंसानों के पास, वो लकड़ी या दरख्तों के पत्ते या इस तरह की चीजें थी, जिसका कि जलाना और उससे अपने आप को सर्दी से महफूज रखना। फिर ये कि जब इंसान ने शिकार करना सीखा तो उसको भूनना, ये इंसान को पहले से आता। तो अब जो डिबेट है कि जो कुछ भी हमारे माहौल के साथ हुआ है, चाहे पिछले 200 डेढ़ 200-250 साल में जो टेम्परेचर बढ़ा है, आबादी जिस तरह बढ़ गई है, उस वक्त पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ और थी, आज पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ और। तो जो हमारे इमिशन का लेवल है, वो पिछले 250 साल में जितना हमने इमिट किया, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ाया है, आज अगले 20 सालों के लिए जो कह रहे हैं कि उससे कम, ये 1.5 डिग्री या 2 डिग्री से कम रहना चाहिए, वरना जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि फॉसिल फ्यूल के कॉन्सिक्वेंसेज होते क्या। तो पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि फॉसिल फ्यूल हैं क्या, कि जिनकी वजह से सारी तबाही आई है, और आज हम सब लोग जो बैठ के इसके ऊपर बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया जो है, कोई कहता है 7.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, कोई 8 बिलियन की पॉपुलेशन बताता है। एक बात तो तय है, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें रिसोर्सेज दिए हैं इस दुनिया के अंदर, कायनात की बात नहीं कर रहा, दुनिया में जो रिसोर्सेज दिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 10 बिलियन की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। जिस दिन हमारी पॉपुलेशन 10 बिलियन को टच क्रॉस करेगी, तो मेरी जिंदगी में तो शायद ना हो, आप लोग देखेंगे इस चीज को कि फिर जो है मसाइल जो खड़े होंगे ना, वो दूसरे मसाइल। वो मसाइल क्या होंगे? वो मसाइल होंगे फूड के मसले होंगे, वो मसाइल होंगे पानी के मसले होंगे, कि जो आबादी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी की जरूरत होगी, खाने की जरूरत होगी, दुनिया के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि उस आबादी को फीड कर सके। तो वो एक अलग डिबेट। तो ये जो तबाही फैली है, माहौलियात की खराबी हुई है, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करते हैं, हम उसकी वजह से जो कैंसर प्रमोट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी थी स्किन कैंसर की, ये सारे जो मसाइल आ रहे हैं, इन मसाइल को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार मौजूद है और इसका सबब क्या है। देखिए, जब तक आप रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक आप मसले के हल की तरफ नहीं जाते कि ये रूट कॉज क्या है। अच्छा, मैं सिर्फ ये जो आज की जो प्रेजेंटेशन है, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले ये चीजें पढ़ी हों, मुझे नहीं पता किसका क्या बैकग्राउंड है, कुछ ने शायद ना पढ़ी होंगी ये चीजें। मैं सिर्फ ये आपको एक बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉसिल फ्यूल हैं क्या, कहाँ से आए, कैसे बनते हैं, इनका यूज क्या है, इंडस्ट्रियल यूज क्या है। जैसे पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि 68% पोल्यूशन जो होती है ना एक इंसान के ऊपर, जब डिवाइड करते हैं, 68% इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होती है और 32% जो है वो अपनी जाती कैपेसिटी के अंदर पोल्यूट करता है। ठीक है ना, ये नंबर जरा आप याद रखिएगा आपके क्या है। ठीक है। अच्छा, इस ये जो है बिल्कुल इसका इंट्रोडक्शन है कि पहले पेट्रोलियम है क्या, कहाँ से निकला है, इसका ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री क्या है पेट्रोलियम की, हाइड्रोकार्बन की अवेलेबिलिटी क्या है, ये दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स आपको नजर आ रही होती है ना, ये रशिया जो है यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है, या रशिया यूरोप के साथ क्या कर रहा है, ये सारी चीजें जो होती हैं, या मिडल ईस्ट के अंदर जो पिछले 20 साल के अंदर हुआ है, 73 के अंदर जो ऑयल एम्बार्गो था, उसने जो है जियो पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया, अमेरिका की पॉलिसी को चेंज कर दिया। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन बनते कैसे हैं, क्रूड ऑयल जैसे कौन कौन सी प्रोडक्ट निकलती हैं, और मेन 3-4 फ्यूल्स के मुतालिक आपको थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, ताकि आपको एक बैकग्राउंड आ जाए, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्मफुल इफेक्ट हैं, ये सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं डेली लाइफ के अंदर, जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आ- आपसे किसी और क्लास में शेयर किया था कि दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है ना, जितनी पॉपुलेशन है और जितनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होती हैं या हाइड्रोकार्बन यूज होते हैं, माइनस कोल, कोल का नंबर मैंने इसमें नहीं डाला था,
तेल के हवाले से अगर हम देखें, दुनिया का एवरेज जो है 5.5 kg पर पर्सन पर एनम हम कंज्यूम करते हैं ग्लोबली। यानी पूरी दुनिया ने जितना कंज्यूम किया, वर्ल्ड पॉपुलेशन से आप उसको डिवाइड कर लें तो वो आपका ग्लोबल एवरेज आ जाता है 5.5 kg, 2 ग्राम कह लें। बाद लोग लीटर में काम करते हैं, लेकिन मैं केजी में इसलिए बता रहा हूँ कि बाज प्रोडक्ट केजी में डील होती है, बाज लीटर में डील होती है, तो एवरेज जो है 5.5। पाकिस्तान की जो कंजम्पशन है, पाकिस्तान की जो आबादी है, हमारी दुनिया के ग्लोबल एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा है। हमारा एवरेज 6 kg पर पर्सन, ठीक है। हम जो सारे साल में जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारी तकरीबन इतनी बन गया। अब अगर इसको आप ग्लोबली डिवाइड करें ना, दुनिया के ऊपर लेके जाएं, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन करने वाला मुल्क जो है दुनिया में, सबसे ज्यादा एनर्जी इनएफिशिएंट मुल्क जो है वो यूएस है। कि आबादी कम है, 35-40 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान से डबल आबादी होगी, एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी जो हैबिट्स हैं वहाँ पे फिर अगेन वो पॉलिटिक्स आ जाती है कि पहली जो कमर्शियल कार थी वो फोर्ड मोटर ने बनाई थी, उन्होंने पॉलिटिशियन को यूज करते हुए वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं बनने दिया कि जितना कि दुनिया के दूसरे ममालिक में, और वो उन्होंने इस तरह की वो की कि सारे लोग जो हैं, गाड़ियां, हर आदमी के पास अगर गाड़ी ना हो तो वो उसकी वहाँ जिंदगी नहीं होती है। तो ये है, उनका एवरेज बहुत ज्यादा है हमारे मुकाबले। उनका एवरेज अगर आप देखेंगे ना, तो वो तो जाके 35-40 kg पर पर्सन आता है। इसके बरक्स जो बेचारे अफ्रीका के गरीब ममालिक हैं या लैटिन अमेरिका के गरीब गरीब ममालिक हैं, उनके एवरेज की वजह से तो ग्लोबल एवरेज रिड्यूस होके 5.5 पे आ जाता है। तो ये है। अच्छा, पेट्रोलियम की क्या डेफिनेशन है? देखें, ये सारे जितने भी आपको इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स मिलते हैं ना, इनका ओरिजिन आपको ग्रीक लैंग्वेज में जाकर, ये पेट्रोलियम को अगर हम दो हिस्सों में ब्रेक करें ना, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, यानी चट्टान जो होती है वो, और ओलियम का मतलब है ऑयल, यानी ऑयल कैरिंग रॉक को हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब ये इसके दुनिया में जो इस वक्त निकल रहे हैं, क्रूड ऑयल जो निकालते हैं आप, उसके 200 से ज्यादा ग्रेड्स मौजूद हैं जो कोई कमर्शियल ग्रेड है। इसका कलर जो है ट्रांसपेरेंट से लेके और मतलब ब्लैक तक होता है, हर एक का अलग होता है, हर एक की कंपोजिशन अलग होती है। ये अपर स्ट्रेटा में मिलते हैं, लेकिन बाद ममालिक ने इसको तकरीबन 4000 मीटर तक डीप जाके भी ड्रिल किया, और वहां से भी उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेचुरल गैस की सूरत में, हाइड्रोकार्बन की सूरत में, या तेल की सूरत में उन्होंने निकाला। बेसिकली इसकी कंपोजिशन आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें दो ही चीजें होती हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही है, जैसे मैं क्लास में भी आपसे आज बात की थी, या हाइड्रोजन होती है और कार्बन होती है। किस फॉर्म के अंदर होती है, अब ये केमिस्ट्री हो जाएगी कि जी वो नेफ्थीन होते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे कि मेथीन है, एक कार्बन का आइटम है, उसके साथ 4 जो है हाइड्रोजन के आइटम अटैच होते हैं। फिर मीथेन के बाद इथेन आ जाती है कि 2 कार्बन के आइटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन के होते हैं। इस तरह ये चेन बढ़ती चली जाती है और उसके नंबर आगे तक चले जाते हैं। फिर एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन होते हैं कि जो बेंजीन की फॉर्म में उनको ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। ओलेफिन्स होते हैं, ये एक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। 90%, 95% तक ये होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें जो होती है ना, वो सल्फर होती है। बाज सूरतों के अंदर आर्सेनिक वगैरह भी बाज जगह पे जो तेल निकलते हैं उसके अंदर होता है। आर्सेनिक आपको पता है एक जहर होता है, तो उन सब चीजों को अलग करना वो फिर कॉस्ट जो है बढ़ा देता है चीजों की। और उसी से मेन प्रोडक्ट जो है, जो दुनिया में पूरी में इस्तेमाल हो रही है, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होती है वो, जिसको हम पाकिस्तान में पेट्रोल कहते हैं, दुनिया गैसोलीन कहती है, और डीजल दुनिया उसे गैस ऑयल कहती है। ठीक है ना, ये दो मेन प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया यूज करती है। तीसरी प्रोडक्ट जो है, जिसको हम एफओ कहते हैं या फर्नेस ऑयल कहते हैं, बॉटम के ऊपर मिलता है, वो ज्यादातर बिजली बनाने में और या जहाजों को चलाने में, जहाजों के जो इंजन है उनको चलाने के अंदर ऑपरेट। अच्छा, एक बात मैं कह दूं कि जिस वक्त आपका कोई सवाल हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो, प्लीज, मैंने पिछली दफा भी आपसे एक बात कही थी और आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सवाल जो है वो इल्म के ताले की जो खोलने के लिए चाबी है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जितने आप सवाल पूछेंगे उतना ही मुझे आप सोचने पे, तैयारी करने पे मजबूर करेंगे, वरना मैं भी रटी रटाई चीजें आपको सुना के भाग जाऊंगा। ठीक है ना? सर, ये नेफ्था जो आप बता रहे थे, 1 मिनट यूज होता है नेफ्था? जी, नेफ्था जो है बेसिकली, ये जब आप आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जब आप क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं ना, तो पहले नेफ्था बनता है। नेफ्था को फिर फर्दर प्रोसेस करके हम गैसोलीन बनाते हैं।
ये पेट्रोल बनाते हैं, ये नेफ्था पहली प्रोडक्ट जो होती है ना इसकी, वो नेफ्था। आगे मैं डिस्टिलेशन में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है इस सर। वक्त दुनिया की जो कंजम्पशन है ना, अभी मैं इसमें आपको एवरेज बता रहा हूँ, इसमें आप कोविड के पीरियड को माइनस कर दें। कोविड का पीरियड ऐसा आया था दुनिया का कि ये कंजम्पशन ड्रॉप होकर 60-70 पे आ गई, लेकिन एवरेज जो है अ, वो 97 मिलियन बैरल पर डे, एक बैरल के अंदर 159 लीटर होते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको समझ लें कि आप इसको अगर 8 से डिवाइड कर लें तो तकरीबन आप 25 मिलियन टन ये रोजाना जो है ये कंज्यूम हो रहा है दुनिया के, ये कंजम्पशन बैलेंस है, ठीक है। ये बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, कमी इसमें नहीं आ रही। बीच में ये बातें हुई थी कि जी अल्टरनेट पे जब हम जाएंगे कि अल्टरनेट एनर्जी से ये हो जाएगा, लेकिन अभी तक अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा ईवी कार्स आ गई हैं, चाइना भी ईवी कार्स पे काम कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ऊपर कोई मेजर डेंट नहीं मारा है, जिसको हम कह सकें ना कि मेजर डेंट इसके अंदर आया है कंजम्पशन। और ये जो आज हम मसाइल फेस कर रहे हैं ना कीमतों के, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि दुनिया में ये डिबेट हुई कि जनाब आज से 10 साल बाद ये हो जाएगा और 20 साल के बाद ये हो जाएगा और पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा और बिजली का ये होगा और ये होगा। तो देखें, दुनिया में कोई भी चीज होती है ना, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होती। अगर एक जगह एक वेल है जिससे हम तेल निकाल रहे हैं, उस वेल की एक कैपेसिटी होती है जिसको हम कहते हैं कि वो एक पीक पे जाता है और पीक के बाद डिक्लाइन होता है, और एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जहाँ पे निकालने की कॉस्ट उसकी सेलिंग कॉस्ट से बढ़ जाती है, तो आप उसको अबेंडन कर देते हैं क्योंकि वहां पे तेल मौजूद होता है। तो उसको हम हर्बर्ट पीक कहते हैं कि एक पीक पे जाती है और उसके बाद वापस आती है। अब लोगों ने, एक फील्ड होती है वो देती है आपको, उसके बाद वो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो आपको कंटिन्यूअसली ड्रिलिंग करनी पड़ती है जाके आप, ताकि आप अपनी ड्रिलिंग करते रहें, निकालते रहें, और जो फील्ड्स खत्म हो रही हैं और आप नहीं लेके आते रहें। ये पिछले 5-10 सालों में जो डिबेट हुई कि जी ये हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, दुनिया में ये चीज हो जाएगी और फॉसिल फ्यूल हट जाएंगे। अब दुनिया को ये जो जितने भी तेल के वसाइल हैं ना, 10 बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की जो कि इसको जिसको पहले 7 सिस्टर्स कहते थे, अब 10 सिस्टर्स हो गई हैं, वो 10 बहनें जो करती हैं। उसमें आपकी जाहिर है कि एक्सॉन मोबिल है, शेल है, टोटल है फ्रांस वाली, इटली की ईएनआई है, और भी बहुत सारी कंपनी है, रशिया की आ गई है उनकी कंपनी है। ये 10 कंपनियां हैं, यही ज्यादातर पूरी दुनिया में, चाइनीज अब आ गए, सीएनपीसी है, उनकी कंपनियां हैं, यही अपने मुल्क में भी करते हैं। जब अपने मुल्क में नहीं होता तो जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, समंदर के रिसोर्सेज हैं जिनको हम ऑफशोर कहते हैं, वहां जाके ये सर्वे करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं और तेल निकालते हैं, जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके बाद एक परसेंटेज के ऊपर जिस इलाके का होता है उसको देते हैं। तो अभी ये है सूरत हाल है, इसने रोक दिया इन्वेस्टमेंट सर को। सर इसको सर इसको पूछना था कि ये अभी तक जो ये कितना टेप की टोटल अवेलेबल जो ये फॉसिल फ्यूल के रिसोर्सेज हैं, कितने ह्यूमन ने अभी तक टेप कर चुका है ना ये घबराइए वर्ल्ड नहीं, में। आगे आगे सब आ रहा है, घबराइए नहीं आप, ठीक है। तो उसने जो रोका ना, उसने जो रोका, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है अपस्ट्रीम के अंदर बहुत सारी कंपनियों ने बंद कर दी। मतलब शेल ने अपना अपस्ट्रीम का प्रोग्राम कट कर दिया है। इस प्रोग्राम के अंदर ये जो बड़ी कंपनी है ना, ये कोई 200-400 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है जो करते हैं, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर वो निकालते हैं और उसको बेचते हैं। तो वो जब इन्वेस्टमेंट कम हुई, तो जो करंट रिसोर्सेज जिनके पास थे उनके ऊपर ये फर्क आ गया, आना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं ना कि अब इसमें कुछ जियो पॉलिटिकल एलिमेंट भी है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग एलिमेंट भी है। एवरेज प्राइस जो है पिछले 2 साल के अंदर 35-40 से बढ़ते हुए अब 100 को क्रॉस कर चुकी है। तो ये सारे कंबाइंड रीजन है, किसी एक रीजन की वजह से ये, ठीक है। अच्छा, ये दुनिया में जो रिजर्व है ना, ये तकरीबन 1707 बिलियन बैरल के रिजर्व क्रूड की बात करें। अब इसका आगे मैं आपको ब्रेकअप बता दूंगा। तो अगर आज की कंजम्पशन पे हम लें, हमें नहीं पता कि आगे क्या होगी, तो अगले 50 साल के लिए जो हमारे पास रिजर्व है, लेकिन इस रिजर्व से निकालने की जो टेक्नोलॉजी है अगर वो बेहतर हो जाती है,
तो हो सकता है हम ज्यादा सालों तक इस्तेमाल कर सकें। तो अगले 50 साल तक जो है ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो 19 का जो लेवल था 100 मिलियन बैरल पर डे का, वो उसके ऊपर हम मेंटेन कर सकते हैं, हम दुनिया को चला सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आबादी जिस तरह बढ़ रही है दुनिया की वो और बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा। अगर कोई नए रिजर्व आ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो ये एक हर साल जो है 2 बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं इसके ऊपर। एक ब्रिटिश पेट्रोलियम निकालती है रिपोर्ट, ऑयल की रिपोर्ट उनकी पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरे साल की पूरी दुनिया की वो निकालते हैं। एक ईएनआई की रिपोर्ट है और भी कंपनी शेल भी निकालती है रिपोर्ट कि क्या प्रोजेक्शन है। 2 बड़े इदारे हैं जो पूरी दुनिया को गाइड करते हैं। एक फ्रांस के अंदर एक प्राइवेट थिंक टैंक है, आईईए कहलाता है, इंटरनेशनल एनर्जी। इसको मुख्तलिफ कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं और ये पूरी दुनिया की रीजन वाइज, कंट्री वाइज प्रोडक्शन को, उनकी कंजम्पशन को मॉनिटर करते हैं और फिर ये बताते हैं कि इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगी या कम होगी, ये सारी। अच्छा, अब ये कि ये तेल बना कैसे, यानी ये सवाल है। इसके ऊपर भी 2 थ्योरीज हैं। एक कहलाती बायोजेनिक थ्योरी और एक कहलाती ए बायोजेनिक, और तीसरा अल्टरनेट। बायोजेनिक थ्योरी क्या है? बायोजेनिक थ्योरी ये कहती है कि जितने भी दरख्त, जानवर, इंसान, जब ये जमीन में दफन हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ इनके ऊपर मिट्टी आके पड़ती रहती है, दरिया अपना रास्ता बदल लेते हैं तो वो इनके नीचे जो मिट्टी दब जाती है, समंदर अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो जब ये दब जाते हैं जमीन के अंदर और इनके ऊपर बर्डन पे बर्डन, लेयर पे लेयर आ रही होती है, वो लेयर जो है, जो दरख्तों में और इंसानों में और जानवरों में जो हाइड्रोकार्बन है, ये कन्वर्ट हो जाती हैं टेम्परेचर से और प्रेशर से हाइड्रोकार्बन, यानी गैस की शक्ल में या ऑयल की शक्ल में। ये थ्योरी कहलाती है बायोजेनिक थ्योरी के, यानी दरख्तों से ही, हमसे ही ये तेल बना है। जब इस जमीन में दफन हो गया, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नीचे चला गया, उसके ऊपर लेयर्स आते रहे सदियों के अंदर। ये अब मैंने किया 50 मिलियन से लेके 100 मिलियन के अंदर जो है वो जाके कन्वर्ट हो जाता है। जमीन के ऊपर इसका नंबर कम है। जो रॉक सबसे, पेट्रोलियम बेयरिंग रॉक जो सबसे जवान जिसको हम कह सकते हैं मिली है, उसकी उम्र $4 मिलियन है। अब ये आप कहेंगे 4 मिलियन साल है। अब आप कहेंगे जी ऐसे नंबर कैसे आ गए? इसका एक मेथड है जो कि कार्बन डेटिंग कहलाता है। वो ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट नहीं। कार्बन डेटिंग से आप बैक वर्क करके आप पता चला सकते हैं कि ये पत्थर जो आपको मिला है, जिस जगह से आप तेल निकाल रहे हैं, ये इस रॉक की लाइफ क्या है, कितने साल पहले ये बनी है, ये आप निकाल सकते हैं। तो ये कहलाती है बायोजेनिक थ्योरी। हम ही में से, दरख्तों से, इंसानों से, जानवरों की कंपोजिशन से अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। ये वही बात है कि जो हम कहते हैं ना कि कोयला है, कोयले के कंपोजिशन में और हीरे की केमिकल कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का जो फर्क होता है, एक कोयला ही रहता है, उसमें भी 4-5 किस्में हो जाती हैं, और एक हीरा बन जाता है जिसको हम डायमंड कहते हैं, जिसकी एक वैल्यू है, वो एक रेयर है। तो ये इंसानों के लिए भी कही जाती है, जिसके ऊपर जितना प्रेशर पड़ता है, जितनी सख्तियां बर्दाश्त करता है, वो एक तरीके से हीरे में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी लोग जो हैं वो कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमने कौन सी जिंदगी गुजारनी है, कि हीरे वाली गुजारनी है। जितनी हम सख्तियां परेशानियां बर्दाश्त करेंगे उतना ही जिंदगी के अंदर बेहतरी आती है और हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कहलाती है बायोजेनिक थ्योरी। और एक कहलाती है, अच्छा इसको निकालने का तरीका क्या है? पहली बात तो ये है कि दरिया नहीं बह रहा होता, ये पूल होते हैं मुख्तलिफ जगह। आप जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, आप तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप साउंडिंग करते हैं, अल्ट्रासाउंड मारते हैं जमीन के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर वो। हेलो। जी सर। ये नहीं, बीच में कुछ मुझे गड़बड़ लगी थी, मैंने कहा आपसे चेक कर लूं कि आवाज आ रही ही नहीं आ रही। सर वो थोड़ा इंटरनेट का मेरे ख्याल से मसला होगा, शायद वो हाँ, वो बीच में आया आवाज था कट तो। रही थी। अब तो सही है ना? अभी आ रही सर। तो ये जब सर्वे करके आप अंदाजा कर लेते हैं तो आप फिर वहां पे ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद आप उस एरिया को जब हिट करते हैं, ये जब आप उसको हिट करते हैं, उस एरिया में पहुंचते हैं, तो एक गशर सा निकलता है।
पूरा एक अच्छा, फव्वारा सा निकल के predictions आता है, and ये इस तरीके का फव्वारा निकल के आता है, ये ब्लो आउट कहलाता है। तो ये अब तेल निकल आता है, उसके बाद टेक्नोलॉजी होती है, इसको बंद कर देते हैं, कैप लगा देते हैं इसको, और उसके बाद आप इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में निकालते हैं, फिर पाइपलाइन के जरिए या ट्रकों के जरिए, ट्रेन के जरिए, जो कंजम्पशन सेंटर है रिफाइनरीज को देते हैं, रिफाइनरीज को साफ करते हैं तेल को, और तेल साफ करके लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये तो थी एक थ्योरी। अच्छा, दूसरी थ्योरी ये है जो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि जी जब कायनात को अल्लाह ने खल्क किया था, उसी वक्त ही ये सारे कार्बन डिपॉजिट सारे मौजूद थे दुनिया के अंदर। ठीक है ना, ये मौजूद थे। सर स्लाइड्स नजर नहीं आ रही। सॉरी, सर स्लाइड्स नजर नहीं आ रही, प्रेजेंटेशन जो है वो एक आ नहीं मिनट, रही। गड़बड़ हो गई है ये जो इंटरनेट की गड़बड़ हुई है ना, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आ गई है सर। ये वो इंटरनेट में कोई ग्लिच आया था जिसकी वजह से ये अच्छा, दूसरे जो ग्रुप है वो ये कहता है कि जनाब कोई चीज नहीं हुई है, ये कोई थ्योरी जो है गलत है कि इंसान जानवर जमीन में दब गए। उनका कहना ये है कि जब अल्लाह ताला ने कुन फयकुन कहा और कायनात बनी, तो उस वक्त जो चीज बन गई है बस वही हमारे पास मौजूद है। और ये इसके मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, इस थ्योरी के मानने वाले कि जी नई कोई चीज नहीं बन रही है, वही जो बन गई थी कायनात की तख्लीक के बाद। अब कायनात की लाइफ के बारे में अलग अलग कोई 4 बिलियन साल इसकी उम्र बताता है, हमारी दुनिया की उम्र को 4 बिलियन साल बताता है, कोई 2 बताता है, कोई 1 बताता है, वो एक अलग है। तो उनका कहना ये है कि बस ये बना बनाया मौजूद है, आप जाएं इसको ढूंढें, इस्तेमाल कर लें, इस तरह इस्तेमाल करें कि अगली नस्लों के लिए भी कुछ छोड़ दें, इसको आप सारे को बराबर करके ना चलें। और तीसरा मेथड कहलाता है अल्टरनेट मेथड, कि आपके पास एक चीज नहीं है तो आप एक हाइड्रोकार्बन को यूज करते हुए दूसरे हाइड्रोकार्बन, ये इस पे ज्यादातर जो काम हुआ है ना, ये जर्मनी के अंदर बहुत हुआ है। क्योंकि जर्मनी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने शुरू की और दोबारा उनका रिवाइवल हुआ हिटलर के जमाने में, दे रियलाइज कि उनके पास एनर्जी सोर्सेज नहीं, उनके पास कोल था लेकिन उनके पास तेल बिल्कुल नहीं था, तो सारा वो डिपेंड करते थे यूरोप के ऊपर, नॉर्वे के ऊपर, इन ममालिक के ऊपर। And one of the reason Hitler expanded and started Second World War was oil, क्योंकि वो अपनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने जा रहा था उसके लिए उसको जो तेल की जरूरत थी, एनर्जी की जरूरत थी, वो उसको नहीं मिल रही, और ये उसको पता था कि एनर्जी की वजह से मुझे चोक कर सकते हैं, तो इसीलिए ईस्टर्न यूरोप की तरफ से वो बढ़ा। और अल्टीमेट गोल उसका ये था कि रशिया के अंदर मैंने जाना है। रशिया के जो रिसोर्सेज हैं तेल के, वो कम नहीं है। आज की तारीख में भी 37% पूरे यूरोप का जो क्रूड ऑयल है वो रशिया सप्लाई कर रहा है, 25% डीजल जो है वो रशिया सप्लाई कर रहा है। तो अल्टीमेट गोल उसका यही था कि अगर मुझे दुनिया में रहना है, ये तो अलग बात है कि तारीख बड़ी जालिम चीज है ना, तारीख कभी हारने वाला नहीं लिखता, जीतने वाला लिखता है। ये तारीख का अलमी है कि लिखने वाला जो होता है ना, वो जो जीतता है वो लिखता है, उसके दरबारी जो ऑथर्स होते हैं, मौर्रिख कह लें, हिस्टोरियन कह लें, वो उसको लिखते हैं और बता देते हैं। लेकिन अगर आज उसको आप इम्पार्शियली उसकी पॉलिसीज को अगर आप जज करें ना, तो वो अपने मुल्क के लिए उसने सारा कुछ किया था। तो ये जो मेथड है सर, कोल से डीजल बनाने का, बाद में अब ये लेटेस्ट शेल ने ट्राई किया था कि गैस से डीजल बनाने का, जिन ममालिक में गैस ज्यादा है और उनके पास डीजल नहीं है, वो एक मेथड है। फिर ये कि कोल से लिक्विड ऑयल बनाने का, लो सल्फर डीजल बनाने का, ये सारे मेथड जो है वक्त के साथ आए, लेकिन इनमें से कोई भी इतना कमर्शियली वायबल मेथड नहीं है कि जिसको कि आप इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर करके कर सकते हैं। आप किसी हद तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे मुल्क की रिक्वायरमेंट आप इससे पूरी नहीं कर सकते। तो ये दो मेथड हैं, एक एक थ्योरी है बायोजेनिक थ्योरी, एक है ए बायोजेनिक थ्योरी। ए बायोजेनिक का सिंपल मतलब ये है कि तख्लीक कायनात के बाद अल्लाह ने जो चीज जितनी बना दी, जितनी आयरन ओर दे दी हमें उतनी ही रहेगी, जितना हमें तेल दे दिया उतना ही रहेगा।
नया कोई नहीं आएगा, उसी को जिस तरीके से इस्तेमाल कर लो, ज्यादा इस्तेमाल करोगे मारे जाओगे, खत्म हो जाएगा। और यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरियां निकली हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं कि जी। तो मुझे बता सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? क्या थ्योरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एनीबॉडी? जनाब 7 मास्टर्स के और पीएचडी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा है। आप सस्टेन करें डेवलपमेंट जो है विदाउट टेकिंग कंसर्न कि आपका इनपुट या रॉ मटेरियल डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अच्छा, और कोई? सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हम रिसोर्सेज को इस अंदाज में यूज करें कि हम अपने जो कमिंग जनरेशन है उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो भी इन रिसोर्सेज को यूज कर सके। बिल्कुल इस सही, डेवलपमेंट को हम कहते हैं जिक्रिया साहब है sustainable मेरे ख्याल से। ये जवाब किसने दिया है? जिक्रिया साहब ने दिया है। जी सर। अच्छा, बिल्कुल सही बात कही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये है कि मेरे पास फर्ज करें आज 100 यूनिट है किसी भी चीज, तो मैं उसको इस तरीके से इस्तेमाल करूं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है या उसके बाद की जनरेशन है, उसके लिए मैं कुछ छोड़ के जाऊं। ये ना हो कि सब कुछ बर्बाद करके जाऊं और वो सब हाथ पे हाथ। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करके इस्तेमाल करो, ज्यादा ना इस्तेमाल करो। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक प्रिंसिपल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, बिल्कुल सही जिक्र साहब ने एक्सप्लेन किया। दिस इज व्हाट सस्टेनेबल। तो हम जो कर रहे हैं ना, जो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो कभी कभी वो भी ओवरबोर्ड हो जाते हैं ना कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। नहीं, किसी हद तक वो भी सही है, किसी हद तक ये भी सही है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक नहीं सकते। जो ममालिक इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, अब जैसे पाकिस्तान की मुल्क की मिसाल ले रहे हैं, आज से 50 साल पहले हमारे एग्रीकल्चर के जो मेथड्स थे आज वो तो नहीं है। पहले हम ऑर्गेनिक खाद यूज करते थे, गोबर जिसको हम कहते हैं, काऊ डंग या गोबर को हम इस्तेमाल करते थे। हमारे हल हुआ करते थे, बैलों से किया करते थे। आज मैकेनाइज्ड फार्मिंग आ गई है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग से यील्ड बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो आप अगर पुराने मेथड पे जाके घोड़ों से और उससे करना शुरू कर देंगे तो आप वो चीज नहीं ले सकते। इतनी आबादी आपकी बढ़ गई, तो वो तरक्की भी जरूरी है। लेकिन आप ये भी ना करें कि पूरी लैंड को जो आप बेड़ागर कर दें। आपने अगर कहीं कोई माइन बनाई है तो वो रिसोर्सेज निकालने के बाद आपने आसपास के इलाके को भी बर्बाद कर दिया। जैसे कि हम हाइड्रो में बात कर रहे थे, हाइड्रो एनर्जी की हम बात कर रहे थे कि हाइड्रो एनर्जी के अंदर जब हम डैम बना रहे होते हैं तो कितने एरिया को हम बर्बाद कर रहे होते हैं। तो उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि जहां हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं, कहीं और जाके हम जितने हमने दरख्त बर्बाद किए, किसी और जगह वो कंपनी उतने ही दरख्त लगाए, ताकि ओवरऑल एनवायरनमेंट का आपके एक बैलेंस रहे। ये ना हो कि आप कम करते रहे। अब दुनिया के 2 बड़े रेन फॉरेस्ट हैं, कौन कौन से हैं भाई रेन फॉरेस्ट को कहते एक तो अमेज़न है सर। कौन सा? अमेज़न है ना सर। एक तो है बिल्कुल अमेज़न है जो है, दूसरा कॉन्गो के अंदर है। ठीक है ना, 2 बड़े रेन। कॉन्गो का एरिया पूरे यूरोप से ज्यादा है। ठीक है ना, रिवर कॉन्गो जो चलता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुल्क है। तो उसकी बदकिस्मती ऐसे इस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया है कि उसके पास अगर निकल और कोबाल्ट ना होता तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको आपस में खाना जंगियां करा करा के उसको बेड़ागर कर दिया। बट दैट इज अनदर पॉइंट। सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट वहां पे। पाकिस्तान के अंदर जितना हमारा एरिया है, जितने भी हेक्टर या जितने भी किलोमीटर हमारा एरिया है, ग्लोबल स्टैंडर्ड ये है कि 20% एरिया, ग्लोबल से मुराद ये है कि जो वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो इदारे इन्होंने जो असेस किया है कि किसी भी मुल्क के अंदर इतने परसेंट एरिया के ऊपर दरख्त होने चाहिए, तो वो हमारी परसेंटेज जो है वो 4%। और ये जो पिछली 2013 से जो केपीके वगैरह के अंदर जो फॉरेस्टिंग हुई है, इससे हमारा एरिया बढ़ा है, कम नहीं। और इस चीज को दुनिया एक्नॉलेज करती है कि हमने जिस बेदर्दी से कश्मीर में और नॉर्दर्न एरिया में अपने दरख्त काटे हैं और करके और जिस तरह बर्बाद किया है, उसका नतीजा हमारे कम होगा और हमें इसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से क्रूड ऑयल निकलता है और उसको हम पहुंचा देते हैं।
अच्छा, अब ये इसकी कंपोजिशन देख लीजिए। कार्बन 83 से 87% होती है, ये मतलब वेरी करती है, और हाइड्रोजन 10 से 14%। तो अगर हम ये देखें तो हमें पता चलेगा 93 से लेके और मतलब 99%, 95% तक ही होता है। बाकी चीजें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर की जो है परसेंटेज 0.5, 0.6 होती है। इसमें मेटल्स भी होते हैं, आयरन भी होता है, निकल भी होता है, आर्सेनिक भी होता है। जितने भी ये जितनी इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी उतनी उसकी क्वालिटी खराब होती है। अगर आप इसको उसके फॉर्म से देखें, यानी नेफ्थीन जो मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, पैराफिन होते हैं, एरोमेटिक जो कि बेंजीन की शेप के होते हैं, और एस्फाल्टिक, ये 4 तरह के इसके अंदर वो होते हैं, उनकी अलग-अलग परसेंटेज होती है, और फिर उसको हम रिफाइन करते हैं। अच्छा, ये मेरा ज़ूम का टाइम खत्म होने वाला है, मेरे पास अभी 4 मिनट है, तो अगेन लास्ट क्लास की तरीके से हम आगे चलेंगे। मैं इसको जब खत्म हो जाएगा टाइम, इसको रोक के रिकॉर्डिंग को सेव करके फिर दोबारा वापस आऊँगा। यही लिंक यही रहेगा, लिंक में कोई चेंज नहीं आएगा, ताकि आप लोगों को आने में कोई प्रॉब्लम। मैंने इसलिए इसको 2.5 घंटे के लिए बनाया था कि ताकि ये इसको कर सकें। ठीक है? अब जो नीचे से ज़मीन से निकल के आता है ना, इसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है? एक तो कोल निकालते हैं ज़मीन से, हाइड्रोकार्बन कोल की भी 4-5 किस्में हो जाती हैं, जो कभी हमारा सब्जेक्ट। बिटुमिनस होता है, सब बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट होता है, लिग्नाइट होता है। ये सारे किस्में होती हैं, और ये सारा का सारा कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कार्बन कितना है। सबसे अच्छा जो होता है इसके अंदर एंथ्रासाइट कोल होता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, हीटिंग वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है, एंड जो है हीटिंग वैल्यू। ऑयल शेल होते हैं, अब शेल गैस का आप बड़ा सुन रहे होंगे, शेल ऑयल का, शेल गैस का, कि अमेरिका के अंदर ये निकलते हैं, और ये डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। सॉरी, केमिस्ट्री में डिफरेंट नहीं होते, लेकिन इनके निकालने का तरीका शेल का अलग होता है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन के अंदर टार होता है, सैंड होता है, बिटुमेन जो सड़कों बनाने में इस्तेमाल होता है, और आखिरी जो होता है हमारा नेचुरल गैस। हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखें ना, मैं आगे जब जाऊंगा, कि पेट्रोलियम जो है इसका इस्तेमाल इंसान ने 4000 बीसी के अंदर भी हमें ऐसे सबूत मिले हैं कि जब वाइकिंग्स या ग्रीक या रोमन जब ये अपने जहाज बनाते थे, इंसान ने जहाज बनाना सीखा, तो उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त टूल्स तो नहीं थे ना उनके पास। जब वो कश्ती बनाते थे तो उसके अंदर पानी आ जाता और डूब जाता। तो इराक के लोगों ने, मेसोपोटामिया है जो इराक का पुराना नाम, तो इन्होंने सबसे पहले ये देखा है जमीन से जो काली काली चीज निकल के आ रही है और उसके चश्मे हैं, ये बाइंडर के तौर पे, या इसको हम जो लकड़ी के दरमियान जो गैप्स होते हैं उसको बंद करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। कॉल्किंग कहलाता है कि दो तख्ते के जब आप जोड़ते हैं उसके दरमियान जो गैप रह जाता है ना, उसको भर फिलर के तौर पे आप इसको इस्तेमाल। अच्छा, एक थ्योरी ये भी है कि इजिप्शियन पिरामिड की ये जो दीवारें हैं, वो उसके अंदर भी बिटुमेन यूज हुआ है बनाने के अंदर। बाइबलोन जो कि ओल्ड इराक की तहजीब कहलाती है, बाबुल की जो तहजीब कहलाती है, उसके अंदर भी ये टावर्स जो थे उनके उसमें यूज हुआ। अच्छा, ये मेडिसिन के अंदर और लाइटनिंग पर्पस के लिए ईरान में 700 बीसी के अंदर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है कि ये चीजें वो मिली हैं ईरान के अंदर 700 बीसी में यूज कर। चाइनीज ने जो है बैम्बू से इन्होंने बिट्स बनाई थी, और बैम्बूज को यूज करते हुए इन्होंने, यानी आज से 2500 साल पहले इन्होंने तेल का इस्तेमाल किया। मामून रशीद के दौर में बगदाद की सड़कें जो हैं, वो उसको जो पेव करते थे उसके अंदर उन्होंने एस्फाल्ट यूज किया। तो बाकी ऑयल फील्ड जो है 9th सेंचुरी के अंदर डिस्कवर होनी शुरू हो गई थी। अल राजी पहला साइंटिस्ट था कि जिसने डिस्टिलेशन मेथड को डिस्कवर किया था। और ये जो असल तरक्की हुई है 1846 के अंदर, इब्राहिम गैसनर था एक कैनेडियन साइंटिस्ट, उसने ये डिस्कवर किया था कि केरोसिन को हम इस तरीके से ज्यादा बना। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, मैं इसको जा रहा हूँ, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेव करके 5 मिनट जितने भी लगे उसको मैं वापस आता हूँ। ठीक है, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं।